प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम कक्षा BA पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक विश्व का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय अमेरिकन क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने इसके लिए उत्तरदायी राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष, आर्थिक कारणों की चर्चा कर रहे थे। आर्थिक कारण ही वस्तुतः इस क्रांति के लिए दोनों ही पक्षों, अमेरिकी उपनिवेशवासी और ब्रिटिश सरकार के बीच संघर्ष का कारण बने थे। उसमें हमने शीरा अधिनियम, व्यापारिक और औद्योगिक नियंत्रण अधिनियम, नेविगेशन एक्ट इत्यादि के बारे में पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। इस व्याख्यान में भाग 2 में हम शेष आर्थिक उपाय जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपनिवेशवासियों पर लागू किए गए थे, जिससे संघर्ष और अधिक तीव्रतर होता चला गया, उनमें चौथा जो कंट्रोल किया गया था वो था जॉर्ज गैरनविले के आर्थिक उपाय। 1763 के बाद अमेरिकी उपनिवेश के प्रति ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों में मुख्य अंतर यह आया कि ब्रिटिश सरकार ने अपने युद्ध जनित आर्थिक आवश्यकताओं की भरपाई के लिए अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति अधिक कठोर आर्थिक नीति अपनाना शुरू किया। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जब अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशों को लेकर सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच लड़ा गया, उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार तो हो गया, लेकिन ब्रिटेन का युद्ध रण बहुत अधिक बढ़ गया था। अतः ब्रिटिश अधिकारियों ने निर्णय किया कि अमेरिकी उपनिवेशों पर कठोर आर्थिक नियंत्रण के द्वारा इस युद्ध रण की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अतः तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉर्ज गैरनविले ने अमेरिका के प्रति नई आर्थिक नीति का अनुसरण किया, जिसके दो मुख्य पक्ष थे। पहला, अमेरिकन उपनिवेशों पर अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से इंग्लैंड के राजस्व में वृद्धि करना, और दूसरा, नौ संचालन कानूनों का सख्ती से क्रियान्वयन करना और तस्कर व्यापार पर प्रतिबंध लगाना था। ग्रैनविले के काल में पारित दोनों अधिनियम अमेरिकी उपनिवेशवासियों के लिए आर्थिक असंतोष के विशेष कारण बन गए, जिनमें से शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट मुख्य थे। शुगर एक्ट वस्तुतः 1733 ईस्वी में जारी किए गए शीरा कानून का ही परिष्कृत रूप था। शुगर एक्ट के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में फ्रांसीसी एवं स्पेनी वेस्टइंडीज से आने वाले शीरे का आयात कर की दर 6 पेंस प्रति गैलन से घटाकर 3 पेंस प्रति गैलन कर दी गई। कर को घटाने के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य वसूली को सरल और व्यावहारिक बनाना था, क्योंकि 6 पेंस प्रति गैलन टैक्स बहुत भारी होने के कारण वसूल करना संभव नहीं था। शुगर एक्ट के माध्यम से ग्रैनविले का उद्देश्य चुंगी की वसूली से राजस्व की वृद्धि करना था।
जबकि पूर्ववर्ती शीरा कानून का उद्देश्य चुंगी से आय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उपनिवेशों को इंग्लैंड से शीरा खरीदने के लिए विवश करना था। शुगर एक्ट में इस कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था की गई तथा ब्रिटिश सतर्कता अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिए गए कि इस कानून को तोड़ने वाले जहाज पकड़ लिए जाए। शुगर एक्ट के माध्यम से वास्तविक चुंगी वसूली की प्रक्रिया से अमेरिकी उपनिवेशवासियों को बड़ी नाराजगी हुई। वे इस कर वसूली को अनुचित मानते थे। इससे उन्हें सिर्फ आर्थिक असंतोष ही नहीं बल्कि मानसिक असंतोष भी था। 1764 में ही ब्रिटेन से अमेरिकी उपनिवेशों में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर टैक्स 2.5% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। अमेरिकी उपनिवेशों में आयात किए जाने वाले हीरे एवं अन्य वस्तुओं पर आयात कर की कड़ी वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सहायता आदेश अर्थात रिट्स ऑफ असिस्टेंस या सर्च वारंट प्रदान कर दिए गए, जिसके आधार पर वे तस्करी के सामान के संदेह में किसी भी जहाज, गोदाम या किसी भी व्यापारी के घर की जब चाहे तलाशी ले सकते थे। इस प्रकार के सहायता आदेशों का कड़ा विरोध हुआ, विशेषकर बोस्टन में, जहां पेशे से वकील जेम्स ओटिस नामक व्यक्ति ने इसे अमेरिकन नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताया। इसी प्रकार स्टाम्प एक्ट जो 1765 में लागू हुआ, उसने भी ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1765 में अमेरिकन उपनिवेशों के लिए स्टाम्प एक्ट पारित हुआ, जिसके अनुसार समाचार पत्रों तथा कानूनी एवं व्यापारिक दस्तावेजों पर स्टाम्प कर देना अनिवार्य कर दिया गया। ग्रेनविले का अनुमान था स्टाम्प कर से होने वाली आमदनी से अमेरिका में रखी गई ब्रिटिश सेना के खर्च का 1/3 हिस्सा वसूला जा सकेगा। ब्रिटिश सरकार के व्यापारिक नियंत्रण अधिनियमों के माध्यम से लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों का अनुभव तो अमेरिकन उपनिवेशवासियों को पहले से ही था, लेकिन यह पहली बार था कि स्टाम्प एक्ट के माध्यम से उनसे प्रत्यक्ष कर वसूली करने का प्रयास किया जा रहा था। स्टाम्प एक्ट का समाचार आते ही उपनिवेशवासियों में आक्रोश की लहर फैल गई और उन्हें आर्थिक शोषण की बू आने लगी। दूसरे, उनका मानना था बिना प्रतिनिधित्व के कर वसूली एक प्रकार का अत्याचार है, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यह उनका मूल मंत्र बन गया। ब्रिटिश नियंत्रण के सिद्धांत को यद्यपि उन्होंने अधिक अन्यायपूर्ण नहीं समझा, लेकिन प्रत्यक्ष कर वसूली तो उनकी दृष्टि में उनके प्राकृतिक मूलभूत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन था। पार्लियामेंट में उनके प्रतिनिधित्व के विचार पर यह था, ब्रिटिश दृष्टिकोण से पार्लियामेंट का प्रत्येक सदस्य साम्राज्य के तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, इसीलिए उन्हें अधिकार है कि वे सभी पर कर लगाए, परंतु उपनिवेशवासियों का विश्वास था उन पर कर लगाने वाली समिति में कॉलोनी के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। इस प्रश्न पर प्रत्येक पक्ष अपने विचारों पर अडिग था। निसंदेह उपनिवेश अपने प्रतिनिधियों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजना नहीं चाहते थे। यह पद्धति व्यावहारिक भी नहीं थी। वे तो यह चाहते थे कि उन्हें अपनी ही असेंबलियों में अपने ऊपर कर लगाने का अधिकार दिया जाए। स्टाम्प एक्ट के विरोध में अमेरिकन उपनिवेशवासियों ने उग्र प्रदर्शन किया। ऐसी उम्मीद ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं थी। उपनिवेशों की सभाओं ने स्पष्ट रूप से स्टाम्प एक्ट के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किए। 1765 में न्यूयॉर्क में 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की कांग्रेस ने एक सामूहिक विरोध पत्र तैयार किया, किंतु उससे भी अधिक प्रभाव छोड़ने वाला उग्र प्रदर्शन
न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, कैरोलिना, मैसाचुसेट्स आदि में हुआ। सन्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन के नेतृत्व में लोगों ने स्टाम्प बेचने वाले एजेंटों को घेर कर इस्तीफा देने और भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। स्टाम्पों को जलाया गया। बोस्टन में चीफ जस्टिस थॉमस हचिनसन के घर को उग्र भीड़ ने तोड़ फोड़ दिया। स्टाम्प एक्ट के विरोध में सबसे प्रभावशाली कदम ब्रिटिश वस्तुओं का आयात न करने के संबंध में एक सामान्य सहमति बना ली गई। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को भारी नुकसान होने लगा। ब्रिटिश सरकार स्टाम्प एक्ट के खिलाफ उठे आक्रोश एवं ब्रिटिश व्यापार को हो रहे नुकसान को देखकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को बाध्य हो गई। उसी समय ग्रेनविले के स्थान पर रॉकिंगम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1766 में रॉकिंगम ने इस एक्ट को रद्द कर दिया। अपनी विजय एवं सफलता के कारण अमेरिकी उपनिवेशवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। यह अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम का बीजारोपण था। दूसरी ओर ब्रिटिश मनस्थिति में अभी भी कोई अंतर नहीं आया था। रॉकिंगम ने स्टाम्प एक्ट को तो रद्द कर दिया, परंतु दूसरी ओर उसने यह घोषणात्मक अधिनियम डिक्लेरेशन एक्ट भी पारित कर दिया कि अमेरिकी उपनिवेशों पर ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता विद्यमान रहेगी। इसके साथ साथ टाउनसेंड टैक्स एक्ट भी विरोध का एक बड़े कारण बने। 1767 में ब्रिटिश सरकार और अमेरिकन उपनिवेशवासियों में पुनः आर्थिक प्रश्न पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब टाउनसेंड कर अधिनियम क्रियान्वित किए गए। टाउनसेंड तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में राजकोष के प्रमुख अधिकारी थे और उसके नाम पर ही इन अधिनियमों को रखा गया था। टाउनसेंड का मानना था अमेरिकन उपनिवेशवासी प्रत्यक्ष करों के तो विरुद्ध थे, लेकिन अप्रत्यक्ष करों के विरुद्ध उन्हें आपत्ति नहीं है। अतः उपनिवेशवासियों से ब्रिटिश सरकार को अप्रत्यक्ष तरह से कर वसूली करनी चाहिए। अतः उसने कर अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में इंग्लैंड से आयात की जाने वाली 5 वस्तुओं सीसा, जस्ता, कागज, रंग और चाय पर चुंगी शुल्क वसूल करना आरंभ कर दिया। टाउनसेंड की आशा के विपरीत अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश संसद द्वारा उन पर किसी भी प्रकार का कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगाने को न्याय संगत नहीं माना। उपनिवेशवासियों की चेतना अब जागृत हो चुकी थी और उन्होंने बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के सिद्धांत को दृढ़ता के साथ प्रचारित करने लगे। टाउनसेंड की विरोध में अमेरिका वासियों ने केवल वाचिक विरोध ही नहीं बल्कि चुंगी अधिकारियों पर आक्रमण कर हिंसक विरोध भी किया। वाचिक विरोध की दृष्टि से पेनिसिल्वेनिया के एक वकील जॉन डिकेंसन द्वारा लिखे गए पत्रों की श्रृंखला, जिसका शीर्षक एक किसान की ओर से पत्र लेटर्स फ्रॉम ए फार्मर, अत्यंत महत्वपूर्ण था। डिकेंसन ने इन पत्रों में ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी व्यापार को नियंत्रित करने के अधिकार को तो स्वीकार किया, लेकिन इस बात का विरोध किया कि उसे उपनिवेशवासियों पर किसी भी प्रकार का कर लगाने का अधिकार नहीं है। उपनिवेशों के व्यापारियों ने टाउनसेंड कर योजना के विरोध में ब्रिटिश वस्तुओं का आयात करना बंद कर दिया। बहुत से बंदरगाहों पर अवैध व्यापार में लिप्त व्यापारियों को चुंगी अधिकारियों से बचाने में सन्स ऑफ लिबर्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोस्टन में अवैध व्यापार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात की। सन्स ऑफ लिबर्टी के सदस्यों ने और बोस्टन के नागरिकों ने इन्हें अवांछित तत्व मानकर इनके प्रति वितृष्णा का प्रदर्शन किया। 1770 को जब कुछ मजाकिया लोगों की भीड़ बर्फ के गोले और पत्थर फेंककर बोस्टन में इन सैनिकों का उपहास कर रही थी, तब सैनिकों की गोलीबारी में 4-5 नागरिक मारे गए। इस घटना को बोस्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।
बोस्टन हत्याकांड से उपनिवेशवासियों में आक्रोश फैल गया। बोस्टन से सैनिक टुकड़ियों को हटा लिया गया और दोषी सैनिकों पर अभियोग चलाया गया। बोस्टन हत्याकांड वाले दिन ही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनसेंड करों को निरस्त करने की अनुशंसा की, परंतु ब्रिटिश संसद की इस व्यवस्था के सिद्धांत की रक्षा के लिए केवल चाय पर लघु चुंगी शुल्क को बनाए रखा गया। इस प्रकार अमेरिकन उपनिवेशवासियों ने अपनी विरोध की प्रतिबद्धता को समय समय पर जाहिर किया और ये जता दिया कि बिना उनकी इच्छा के, बिना प्रतिनिधित्व के उन पर कर आरोपित करना मुमकिन नहीं है। अतः जब तक उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होगा, तब तक वो किसी भी प्रकार का कर भी नहीं देंगे। इसी प्रकार अमेरिकन उपनिवेशवासियों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी कुछ इस प्रकार की थी, जिससे भी इस आंदोलन को और हवा मिली। अमेरिकन क्रांति का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वतंत्रता की वास्तविक प्राप्ति से पूर्व ही अनेक अमेरिकन उपनिवेशवासी स्वशासन की मनस्थिति में ढल चुके थे और इस प्रकार अमेरिका के स्वतंत्रता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो चुकी थी। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉन एडम्स का कहना है कि क्रांति लोगों के मस्तिष्क में थी एवं उपनिवेशों की एक सूत्रता में थी। ये दोनों कार्य वास्तविक युद्ध होने से पूर्व ही संपन्न हो चुके थे। अमेरिका में बसने वाले अधिकांश लोग यूरोपियन थे, उनमें से अनेक ब्रिटिश मूल के थे। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि अपने यूरोपीय मातृ देश के प्रति स्वामी भक्ति के स्थायी भाव की अपेक्षा उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई, और वह भी इस रूप में कि वास्तविक स्वतंत्रता से पूर्व ही वे पूर्ण स्वतंत्रता की मनस्थिति में आ गए थे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण अमेरिकन उपनिवेशवासियों के मन में ब्रिटेन के प्रति उपेक्षा भाव रूढ़ हो गया था और स्वतंत्रता की आकांक्षा प्रबल हो गई थी। इसका विश्लेषण कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। सर्वप्रथम अमेरिका के अधिकांश उपनिवेशों में शासन पद्धति का आरंभ से ही कुछ इस तरह से विकास हुआ कि वे स्वशासन के अभ्यस्त हो गए थे। सभी उपनिवेश प्रांतों में असेंबलियां थी, उनमें चुनाव भी होते थे। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ से अमेरिकन उपनिवेशों के आंतरिक शासन में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की, अतः इंग्लैंड का उन उपनिवेशों के प्रशासन में हस्तक्षेप बहुत न्यून या नगण्य मात्र था। अमेरिका के प्रशासन में इंग्लैंड की हस्तक्षेपवादी मनस्थिति की पृष्ठभूमि में इंग्लैंड की खुद की कुछ कठिनाइयाँ थीं। पहली, अमेरिका के उपनिवेश अपने मातृ देश से अत्यधिक भौगोलिक दूरी लगभग 6000 किलोमीटर पर अवस्थित थे और संचार का एकमात्र माध्यम अटलांटिक को पार करना और पार कर जाने वाले जहाज ही थे। इंग्लैंड के लिए अमेरिकी प्रशासन के मसलों पर विस्तार से ध्यान दे पाना उनके लिए संभव नहीं था। दूसरा, इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंश के राजा इंग्लैंड में संसद के विरुद्ध अपने शासन की निरंकुशता को बढ़ाने के प्रयास में इतने मशगूल रहे कि वे अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों पर ध्यान नहीं दे पाए। तीसरा, अमेरिका के उत्तरी तट पर बसे उपनिवेशों की दरिद्रता एवं न्यून लाभकारी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ब्रिटिश प्रशासन ने उनके आंतरिक मामलों में कभी भी रुचि नहीं ली। ब्रिटिश सरकार की यही न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति के कारण अमेरिकन उपनिवेशवासियों में स्वशासन की पद्धतियों का विकास हुआ और वे इसके अभ्यस्त हो गए। 1763 के बाद जब ब्रिटेन ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अमेरिकन उपनिवेशों पर प्रशासनिक और आर्थिक शिकंजे को जकड़ना चाहा, तो उपनिवेशवासियों को यह स्थिति अप्रिय कर लगी और उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया।
अब तक वे ऐसी मनस्थिति में ढल गए थे कि उन्हें आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता स्वीकार्य महसूस होने लगी थी। जेफरसन ने कहा है, अमेरिकन क्रांति की वास्तविक शुरुआत 1620 में ही हो गई थी, जब वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था। नंबर 2, अमेरिका के उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोग यूरोपियन थे और उनमें भी बहुसंख्यक लोग ब्रिटिश मूल के थे, लेकिन उन्हें अपनी मातृभूमि ब्रिटेन से कोई लगाव नहीं था। इसके पीछे संभवतः कारण ये था कि ये लोग सिर्फ धन लाभ के लालच में अमेरिका नहीं आए थे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो इंग्लैंड की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों से दुखी होकर अमेरिका से पलायन करके आए थे और वहीं बस जाना चाहते थे। ऐसे लोगों के लिए इंग्लैंड उनकी स्मृति का एक दुखद अतीत था और अमेरिका उनके लिए उम्मीदों का नया क्षितिज। इन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता में अपने जीवन की मुक्ति का सपना देखा। ऐसे लोग कौन थे? एक वर्ग में वे लोग जो इंग्लैंड की एंग्लिकन चर्च को नहीं मानते थे और इस कारण इंग्लैंड में उनके लिए प्रति किए गए सौतेले बर्ताव से वे दुखी थे। मातृ देश में रहने वाले अधिकांश अंग्रेज एंग्लिकन ईसाई थे। अमेरिकी उपनिवेश में रहने वाले अंग्रेज एंग्लिकन वाद से असंतुष्ट विद्रोही थे। लगभग सभी उपनिवेशों में सभी जगह जनता उग्र प्यूरिटन में विश्वास रखती थी। अमेरिका में बसने वाला एक वर्ग ऐसा था जो इंग्लैंड में सामाजिक वर्ग भेद की जटिलताओं से दुखी था। तीसरा वर्ग राजनीतिक असंतुष्टों का था। ब्रिटिश सरकार ने अनेक अपराधियों को सजा देने की बजाय अमेरिका में बसने के लिए भेज दिया गया था। अमेरिका में बसे गैर ब्रिटिश यूरोपीय स्पष्ट ब्रिटेन को अपनी मातृभूमि नहीं मानते थे। इसी प्रकार अमेरिका की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ब्रिटेन की तुलना में इतनी अधिक आकर्षक थी कि यूरोपीय आवर्जकों ने वहीं बसने का फैसला कर लिया और वे अपनी नई दुनिया में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अमेरिका का जो नया समाज बन रहा था वो बिल्कुल नया, बिना किसी धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों से ग्रस्त नहीं था। वह एक उन्मुक्त समाज था जहाँ किसी प्रकार की रूढ़िगत परंपरावादी पाबंदियां नहीं थी। स्वयं ग्रेट ब्रिटेन का भी उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। अमेरिका में ब्रिटेन की तरह शक्तिशाली कुलीन तंत्र भी नहीं था। अमेरिका आने वाले अधिकांश यूरोपियन लोग निम्न या मध्यम वर्ग के लोग थे, जो अमेरिका में बसकर स्वयं को एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र महसूस करने लगे थे। इसके अतिरिक्त अमेरिका में इतनी अधिक जमीन खाली थी कि कोई भी यूरोपीय व्यक्ति उस जमीन को खेती योग्य बनाकर उसका स्वतंत्र भूस्वामी बन सकता था। इस प्रकार के स्वतंत्र कृषक भूस्वामी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशीय जीवन का एक महत्वपूर्ण और नवीन अंग थे। वे आत्मविश्वस्त और स्वाभिमानी थे और किसी की भी ध्वंस स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इस संबंध में विलियम पेन लिखते हैं, ये लोग स्वयं से ऊंचा सिर्फ पेड़ों को ही मानते थे। अमेरिका गणतंत्र और अर्ध गणतंत्र सिद्धांतों के लिए उर्वर भूमि था। उपनिवेशों की आबादी 1.5 शताब्दी से लोकतंत्र और सामान्यीकरण के वातावरण में रह रही थी। आर्थिक मतभेद बहुत कम थे, आर्थिक अवसर बहुत अधिक थे। जो थोड़ा बहुत अभिजात तंत्र रह भी गया था, वह केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों की मात्र अभिव्यक्ति को ही प्रोत्साहित करता था। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।